पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष दिलीप यादव जी, मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रामपुर कारखाना से श्रीमती गजाला लारी जी, भाटपार रानी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विधायक आशुतोष उपाध्याय जी, बरस से मुरली मनोहर जायसवाल जी, देवरिया सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह पिंटू सिंह जी, रुद्रपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुआर निषाद जी, पथरदेवा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के दोनों दलों के गठबंधन के प्रत्याशी सलीमपुर मनपुर प्रसाद जी, मंच पर समाजवादी पार्टी के हमारे एमएलसी राम सुंदर दास जी, पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल जी, बाबूलाल यादव, पूर्व सांसद श्रीमती कनकलता सिंह जी, पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी, राम आश्रय पहलवान जी और अशोक सिंह कुशवाहा जी, डॉक्टर गुंजन जी से लेकर के सभी समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, संचालन कर रहे चंद्रभूषण सिंह यादव जी, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां ये चुनावी जनसभा हो रही है, थोड़ी सी दूर पर प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। यहां बगल में ही कार्यक्रम है उनका भी, बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, 3 किलोमीटर दूर ही बोलने आ रहे हैं बीजेपी के लोग। कम से कम हमारे साथियों को बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए। अभी कोरोना नहीं है, वहां आदमी भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कोरोना में जो समय होता है, कुर्सियां दूर रखी हुई हैं। जो 2 गज की दूरी, अगर 2 गज की दूरी यहां होती तो आसपास के खेत सब भर गए होते। अब तो कोरोना भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, तब भी हमारे और आपके बीच में दूरी होनी चाहिए। बीजेपी के लोग कमाल के हैं कि अपनी कुर्सी भी बीमारी की वजह से 2 गज से ज्यादा दूरी में रख रहे हैं। अभी मैं देख के आया हूं, उनकी सभा में 2 गज से ज्यादा की दूरी पर कुर्सियां रखी हुई हैं। और इस सभा में मैं देख रहा हूं, इतने करीब में लोग खड़े हैं कि हवा भी नहीं आ सकती है, हवा भी यहां घुस नहीं सकती है। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो जोश दिखाई दे रहा है, ये नौजवानों का जो पार्टी के लिए समर्थन दिखाई दे रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि इस बार देवरिया जिले से सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आपने 5 साल इंतजार किया है,
ये मुझे जो बड़ी बड़ी तख्तियां दिखा रहे हैं अनुदेशक, बताओ 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? ये बीएड टेट वाले लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं पीछे भी देख रहा हूँ, शिक्षा मित्र भी होंगे, बीपीएड वाले भी होंगे, ये अनुदेशक भी दिखाई दे रहे हैं, रोजगार सेवक भी होंगे। ये 5 साल से इंतजार कर रहे हो। अब आगे 5 साल तो नहीं इंतजार करने वाले हो, 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे। अगर 5 साल और इंतजार करना पड़ गया तो ये हमारे बीएड टेट वाले बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे आज निवेदन और अपील करने आया हूं कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये जहां उत्तर प्रदेश का भाग्य तय करेगा, वहीं देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी उसका भी चुनाव है। जहां हमने आपने देखा है, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां खुशहाली के लिए हो रहा है, वहीं ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए भी चुनाव है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बहुत याद दिलाना चाहता हूं, याद कीजिए, ये बीजेपी के लोगों ने 2017 में फैसला लिया था कि रुपया बंद हो जाएगा, नोटबंदी बंद हो जाएगी, तो भ्रष्टाचार और कालाधन वापस आ जाएगा। याद कीजिए, 2017 में ये फैसला बीजेपी ने लिया था और कहा था कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कालाधन वापस आ जाएगा। बताओ, इन्होंने झूठ बोला था कि नहीं बोला था? हमारे व्यापारियों को याद होगा, जिस तरीके से देश को आजादी दिलाने के समय पर रात के 12 बजे लोकसभा चलाने का काम हुआ था। जिस समय बीजेपी जीएसटी लागू कर रही थी, उस समय रात के 12 बजे जीएसटी लागू करने का काम हुआ था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद रोजगार मिलेंगे, कारोबार बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे, व्यापार को करने में आसानी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जीएसटी लागू हो गई, क्या आपको नौकरी और रोजगार मिल गए? बताओ, झूठ बोला था कि नहीं बोला था? याद है, बीजेपी ने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और आपको वो भी याद होगा कि बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार बना दो, ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे तो उनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग के नहीं बोलते हैं? ये लोग ऐसा फैसला लिए थे कि हमारे किसानों की जमीन छिन जाती। ये काले कानून लेकर के आए और काले कानून पास करा दिए। हमारे किसानों ने काले कानून स्वीकार नहीं किए।
वो लगातार आंदोलन करते रहे, धरना दिया। उन्होंने हर परिस्थिति का मुकाबला किया, कीलें लगा दी होंगी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। बोल्डर लगा दिए गए, किसान पीछे नहीं हटा। सर्दी आई, गर्मी आई, बारिश आई, ये वैश्विक महामारी आई, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, उसके बावजूद भी किसान पीछे नहीं हटा। अंतोगत्वा सरकार को पीछे हटना पड़ा और कानून वापस लेने पड़े। क्या आपको याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? 700 किसान शहीद हो गए, सरकार को झुकना पड़ा। और ये इसलिए झुकी सरकार क्योंकि इन्हें पता था कि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। ये बीजेपी के लोग किसानों को कितना भी बड़ा सपना दिखा दें, लेकिन इस बार किसान इनको माफ करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश से इनको साफ करने का काम करेगा किसान। इधर देख रहे हैं बीजेपी के नेता माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं, कुछ इनके बीजेपी के प्रत्याशी दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। अभी अभी देखा, एक तस्वीर आई है कि एक बीजेपी का प्रत्याशी किसी की तेल मालिश कर करके माफी मांग रहा है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, हमारे किसानों ने अंत संकल्प ले लिया है, किसानों ने फैसला ले लिया है। बीजेपी के लोग, इनके प्रत्याशी कान पकड़ करके अगर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी किसान उत्तर प्रदेश का उन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? किसान भाइयों, खाद मिली कि नहीं मिली? और जब लेने गए होगे, खाद की बोरी को देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं, ये 5 किलो की चोरी ये बीजेपी के लोगों ने सीखी कहां से है? कभी आपने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा है? जब पहले पार्ले जी का बिस्किट मिलता था तो बड़ा वाला होता था, बहुत बड़ा पैकेट होता था, बिस्किट भी ज्यादा होते थे। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, उन्होंने पैकेट को छोटा करना शुरू कर दिया। बताओ, पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अगर इस बार बीजेपी की सरकार आ गई तो ये बोरी में से 10 किलो की चोरी कर लेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? ये लोग तो कहते थे, बताओ हमारे गरीब साथियों, हमारे किसान भाइयों, नौजवानों, ये यही तो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए हैं, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? जो पानी के जहाज चलते थे वो बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी कि नहीं बेच दी? रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन की जमीन बेच दी कि नहीं बेच दी? और ये इन्होंने इसलिए बेच दिया, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी और रोजगार कौन देगा? जब ये सब चीजें बिक जाएंगी तो हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार कौन देगा?
याद है बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। याद है कि नहीं याद है? अभी कुछ दिन पहले बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो ये लग रहा है, ये जोश देख के लग रहा है कि जब वोट पड़ेगा तो ये गर्मी निकालने वालों की देवरिया वाले भाप निकाल देंगे। बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, आप समाजवादियों की सरकार बनाओ, फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली। हमारे नौजवान दौड़ दौड़ के तैयारी कर रहे थे, ये वर्दी पहन करके भर्ती में जा करके देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया। 3 साल से भर्ती नहीं हुई, इसलिए भर्ती भी होगी और पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। लगता है, लग तो ये रहा है कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बोलो, अभी ये जोश बचा के रखना है, बचा के। इधर बाबा जी कह रहे हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। कह रहे हैं, कई जगह पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जरा इनकी शक्ल देख लो, आजकल उनकी शक्ल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। और जब से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का वोट पड़ा है, ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। जिन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते हैं, आजकल हम उनके घर पर नजर रखे हुए हैं। और आजकल शाम को जब मैं देखता हूं, क्योंकि हमारा घर उनका घर एक दीवार है, और जब शाम को मैं देखता हूं तो कभी कभी धुआं उड़ता नजर आ रहा है। और अभी कुछ अधिकारी बता रहे थे कि जब से उन्हें सूचना मिली है कि 4 चरणों में सफाया हो चुका है, वो रात में उठ करके धुआं मांग रहे हैं। अभी अरे ये विधायक है, विधायक आने दो भाई, आने दो इसको। अरे विधायक जी आ जाइए, आ जाइए। अरे इसकी आगे की बात तो सुन लो। अभी कुछ दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री आवास के पास कुछ पुताई वालों को जाते हुए देखा, और पुताई वालों को रोक करके मैंने पूछवाया कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे पड़ गए उनको पुताई करने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जाने वाले हैं कि नहीं है? और अब तो गाना भी बन गया उनके ऊपर, अब तो गाना भी बन गया उनके ऊपर। यूपी में काबा, ये गाना तो सुन लिया होगा सबने कि नहीं सुन लिया? यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। बताओ बाय बाय कर दोगे बाबा जी को कि नहीं करोगे? और ये मैं हाथ में देख रहा हूं कुछ लोगों के, ये स्मार्टफोन कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए? उन्होंने तो लैपटॉप बांटे थे, वो मिल गए आपको। आपको देंगे भी क्यों? वो तो खुद चलाना नहीं जानते। जो खुद नहीं चलाना जानता है, वो बताओ आने वाली पीढ़ी कुछ काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको लैपटॉप नहीं दे रहे। और आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने डाली सोशल मीडिया पर, जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते।
उन्होंने तो कहा कि 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटे हैं, आपको तो नहीं मिले। ये 1 करोड़ स्मार्टफोन कहां बांट दिए इन्होंने? ये जानते ही नहीं है बीजेपी के लोग। इनके खिलाफ जनता के अंदर 440 वोल्ट का करंट फैल गया है। और जब से समाजवादियों ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी, तो आम लोगों को, आप लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोरोना का वो समय भी देखा जिस समय मजदूर पैदल पैदल चल करके आए थे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ चल करके आए। जो बच्चे पैदल चल सकते थे वो पैदल चल करके लेकर के आए। जो छोटे बच्चे थे उन्हें कंधों पे परिवार के लोग उठा करके लाए। और उसके बाद जब कोरोना बीमारी आई, ये सरकार न दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई, और सांसों के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन, ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। अगर ये सरकार समय पर दवाई और ऑक्सीजन दे देती तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया, गरीबों की कोई मदद नहीं की। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। हमने, आपने वो तस्वीरें देखी जिसमें गंगा में हजारों लाशें बह रही थी। दाह संस्कार जो लोग करने गए, उनके परिवारों के सदस्य को लकड़ी नहीं तक दे पाई सरकार। क्या ऐसी सरकार को माफ कर दोगे आप? और उस समय अगर कोई मदद कर रहा था तो समाजवादी सरकार में जो एम्बुलेंस चल रही थी वही हमारी गरीब की मदद कर रही थी। इसलिए देवरिया के लोगों को हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, हमें दवाई के लिए, इलाज के लिए और गरीब के लिए अगर एम्बुलेंस दोगुनी करनी पड़ेगी तो संख्या बढ़ा करके एम्बुलेंसों को हम गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो इसलिए चलाई गई थी कि हमारे गांव में रहने वाले लोगों के ऊपर कभी संकट आ जाता है, कभी तकलीफ और परेशानी आ जाती है, उन्हें थाने आना पड़े, वो फोन मिलाएं और पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। पुलिस बर्बाद हो गई। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार इन्होंने डबल करने का काम किया है। बताओ, महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? भ्रष्टाचार दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? और आज हर चीज महंगी हो गई है। ये जो लोग कह रहे थे कि जाओ नौजवानों पकौड़ा बनाना सीख लो, बताओ वो सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? दालें महंगी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और याद रखना, अभी तो 100 रुपए पेट्रोल पहुंचा है, इनकी सरकार आ गई तो 200 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए में। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और किसान से लेकर के हर गरीब दुखी है। माताओं बहनों को जो सम्मान मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला।
और व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है बीमारी के समय पर, वो भी कोई भरपाई नहीं की सरकार ने। जो लोग नोटबंदी का फैसला लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम कह रहे थे, बताओ उनकी सरकार में बैंकों का पैसा लेकर के उद्योगपति भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? हमारा गरीब अगर लोन लेने जाए बैंक से तो उसकी जमीन और घर गिरवी हो जाता है। अगर वो पैसा नहीं वापस करवाए तो नीलाम तक हो जाता है। बताओ, एक उद्योगपति 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया कि नहीं भाग गया? और आप जानते होंगे जो भागा है उद्योगपति वो कहाँ है। और ये पहला उद्योगपति नहीं है जो भागा है, पहले जो भागे थे वो कहाँ के थे? तो बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पहले माताओं बहनों को 500 रुपया पेंशन मिलती थी, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर हमारे जागरूक लोग और गरीब भी ये जानता है कि बीजेपी के लोग पहले नवंबर तक दे रहे थे, ये राशन जो मिल रहा है पहले नवंबर तक दे रहे थे, और जब से चुनाव आया है इन्होंने कहा है कि हम मार्च तक देंगे। ये आप लोग जानते होंगे कि पहले नवंबर तक दे रहे थे राशन, अब मार्च तक दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 5 साल अपने गरीबों को राशन देने का काम होगा। न केवल राशन दिया जाएगा बल्कि हमारे गरीबों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाए, उसके लिए अगर दूध, घी और 1 लीटर सरसों का तेल भी देना पड़ेगा और साथ में चीनी, वो भी हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? इस महंगाई के खिलाफ वोट डालोगे? और नौजवानों जिन्होंने भर्ती नहीं निकाली, नौकरी नहीं निकाली, उनके खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं नौजवान साथियों, जहां फौज में, पुलिस में भर्ती निकलेगी, वहीं 11 लाख जो पद खाली हैं सरकार के, उन पदों को भी भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम सब परिवार वाले लोग हैं, हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं और बाबा जी को एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले जब कभी भी अपने परिवार के बीच में जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं परिवार वालों के लिए। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि जब लखनऊ से छोड़ करके गोरखपुर आ रहे हो तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट तो लेते आना। बोलो, बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? 5वें चरण तक बुरी तरह हार रहे हैं, 6वें चरण में आपकी जिम्मेदारी है। बताओ, हराओगे कि नहीं हराओगे? इसलिए हम अपने अनुदेशकों को कह के जा रहे हैं नियमितीकरण होगा, शिक्षा मित्रों वालों से कह के जा रहे हैं मदद होगी। ये जो 69,000 वाले हैं
जिनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, इनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं बीएड टेट वाले लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, इनको समायोजित नहीं किया गया। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वाले और बीटीसी वालों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए मदद करिए, बीजेपी को हराओगे। जिन्होंने 5 साल इंतजार किया उन्हें बूथ पर सबक सिखाओगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार देवरिया से ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। ये मान लें देवरिया सब सीटें जिता रहा है। नौजवानों, आप तो इंतजार नहीं करोगे। 5 साल तुम्हारे बर्बाद हुए और 5 साल तो नहीं बर्बाद करोगे। तो देवरिया वालों जिताओ। हमने सबसे गठबंधन कर लिया, ओम प्रकाश राजभर जी से भी गठबंधन कर लिया। ये हमारा गठबंधन के प्रत्याशी हैं मनमोहन सलीमपुर से। इनका चुनाव चिन्ह याद है कि नहीं याद है? छड़ी छड़ी। मनमोहन जी का याद है कि नहीं याद है? ये बीजेपी वाले पीला रंग देख करके ढीले हो जाते हैं। छड़ी याद रखोगे कि नहीं? छड़ी सहारा है, ये छड़ी लेकर के आए, इसी छड़ी का ध्यान रखना। और सभी दूसरे प्रत्याशी हमारे, उनका साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखोगे। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी को जिताओगे, रामबुआन निषाद जी को, और हमारे अजय कुमार सिंह, पिंटू सिंह जी को मदद करोगे। मुरली मनोहर जायसवाल जी, इनकी भी मदद करना। मदद करोगे? साइकिल भूल तो नहीं जाओगे। और आपने पहले भी जिता दिया था। इकलौते हमारे विधायक थे आशुतोष उपाध्याय जी को। इस बार ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और हमारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही रामपुर कारखाना से गजाला लारी, जिताओगे? ये तो ऐसा जोश तो कभी दिखाई नहीं दिया मुझे लगता है ये जो जोश है जो आपका 3 किलोमीटर दूर भी जान गए होंगे। कहीं यहाँ समाजवादियों की रैली चल रही है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हुआ, अपील करता हुआ कि ये प्रत्याशियों का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये सरकार बनाने का चुनाव है सरकार बनाने का चुनाव कि नहीं? समाजवादी सरकार थी तो मुझे याद है गोरखपुर से देवरिया, देवरिया से सलीमपुर सड़क बनाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था? और ये दूसरी वाली सड़क जो एनएचआई की बन रही है, आरसीसी की, आपकी सरकार में जो मदद हो सकती थी वो करने का काम किया था, जिसकी वजह से आज सड़क बनती चली जा रही है। आपके यहाँ पुल भी दिए, सब स्टेशन भी बनाए, और अगर हमें और सुविधा देनी पड़ेगी, अगर इलाज के लिए, दवाई के लिए गरीबों को सुविधा देनी पड़ेगी, तो आपको गरीबों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इलाज के लिए समाजवादी सरकार में मदद होगी। अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपए पेंशन देंगे।
और नौजवानों, हम कह के जा रहे हैं आपसे, इधर आईटी के सेक्टर में नौकरी देनी पड़ जाए, ट्रेनिंग करा करके, नए कोर्स चला करके, तो 22 लाख आईटी के क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार देंगे। वहीं फौज में, पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे और 11 लाख जो पद खाली हैं, उन पदों को भर करके भी अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बाबा जी कभी कभी हमें दंगेज कहते हैं, दंगेज। ये जो पड़ोसी बाबा जी हैं, हमें दंगेज कहते हैं, दंगा करने वाले। बताओ, क्या हम दंगा करने वाले लगते हैं? लेकिन हम बाबा जी को कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें दंगेज देखना है तो सुबह उठ करके शीशे को देखना, और शीशे में जो दिखाई देगा वही सबसे बड़ा दंगेज है। हम समाजवादी लोग तो गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाने वाले लोग हैं। हम समाजवादी लोग वो हैं जो मिली जुली तहजीब को आगे बढ़ाने पर भरोसा रखते हैं। हम समाजवादी लोग वो हैं जो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए हर एक वर्ग के साथ बिना भेदभाव के मदद करने का काम करते हैं। इसलिए मैं देवरिया के लोगों से विशेष अपील करके जा रहा हूं कि ये 6वें चरण का चुनाव है। 6वें चरण में आपको बहुत से आगे गठबंधन को ले जाना है। इसलिए एक एक सीट जिताने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।